तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विश्व चिकित्सा, चैप्टर नंबर 2, वो भी अगत तंत्र। इसे भी हम लोग 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो 3 लेक्चर में करेंगे, आराम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन पहले पढ़ेंगे। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग, अगर लिविंग में हम लोग अगर किसी पॉइजन को डिटेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिर फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट देखेंगे, फिर क्लिनिकल फाइंडिंग देखेंगे, फिर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, मतलब किस प्रकार का जहर है उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री, अ डिटेल हिस्ट्री ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पॉइजन टेकन। देखो हिस्ट्री कैसे लेते हैं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डेड पॉइजनस मेडिकेशन। देखो जैसे कोई अगर तुम्हारे पास जहर का पेशेंट आया तो पहले आप उसके जो आस पड़ोस वाले हैं उनसे पूछेंगे इसने कौन सा जहर लिया, वो कहेंगे इसने 4 गोली मतलब पॉइजनस क्या अफीम मान लो उसने खा ली, बोले इसने 4 गोली भांग की खा ली हैं। ठीक है, तो वो उससे आप उसके साथ में जो आए हैं उन लोगों को आराम से एक कमरे मतलब एक जगह बुलाएं और आराम से पूछे इसने क्या लिया है, वो बताएंगे कि इसने ये लिया है। नहीं बता रहे हैं तो आपको अपने तरीके से साइन और सिम्टम पता करने में। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, फिजिकल का एग्जाम्पल कर एग्जामिनेशन ऑफ वॉमिटिंग। देखो वॉमिटिंग अगर उसने कर दिया आपके यहाँ, आपके यहाँ कोई पेशेंट आया हुआ तो उसने वॉमिटिंग कर दी तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे वॉमिटिंग। अगर ग्रीनिश या ब्लूइश है तो समझ जाओ कॉपर सल्फेट उसने पिया है। म्यूकस विद अल्टर्ड ब्रेथ तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी क्लोराइड यानी मरकरी लिया है। यूरिन अगर यूरिन करता है तो यूरिन का भी हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। ओलिगो यूरिया है, ओलिगो यूरिया मतलब ए नहीं यूरिया मतलब यूरिन यूरिया नहीं आ रही तो ओलिगो यूरिया। ठीक है, आर्सेनिक और या मरकरी की पॉइजन होगी। डार्क स्मोकी मतलब स्मोक कलर की आ रही तो कार्बोलिक एसिड पिया होगा। स्टूल की ऑर्गेनिक वाटरी स्टूल आ रहा है वाटरी ब्राउन तो CuSO4 ही है। और अब साथ में ब्लड आ रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लड अगर किसी चीज़ में आ रहा है तो मर्क्यूरी क्लोराइड है। ठीक है, स्किन कैसी है, अगर ब्लूइश वाइट पड़ी हुई है तो मर्क्यूरी क्लोराइड है, वाइटिश है तो जिंक क्लोराइड है। प्यूपल अगर डायलेट हुए हैं तो कहीं ना कहीं डायलेटेड प्यूपल की कौन कौन सी विष में पढ़ाए थे आपको, धतूरा और कोकेन में भी होता है। और कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं तो ऑर्गोनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड वगैरह में होते हैं। ठीक है, केमिकल एनालिसिस ब्लू लिटमस, अगर ब्लू वाला रेड में चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं एसिड होगा तो H2SO4, अगर फेरिक क्लोराइड ब्लू में हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बताया गया इसमें। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इन चीज़ों को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री बेस ऑन मास चार्ज रेशियो होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री मास टू चार्ज रेशियो होता है। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, वेवलेंथ के अनुसार पहचानता है कि कौन सा वाला एलिमेंट, ये अधिकतर मतलब मिनरोलॉजिकल वाला है, मिनरल्स अगर कोई लिए हैं तो। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन डेथ, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स। देखो पहले आपको कलर ऑफ स्किन देखना है वगैरह। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो ग्रेइश वाइट होगा, नाइट्रिक एसिड लिया है तो ब्राउन येलो होगा। ठीक है, कलर चेंजेस इन पोस्टमार्टम, CO है, CO2 लिया है, साइनाइड की लिए H2 ली तो अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड से तो चेरी रेड होगा। ठीक है, चेरी जैसे चेरी नहीं होती, चेरी की तरह रेड होगा। ठीक है, अगर CO2 लिया है तो डीप ब्लूइश कलर हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं साइनोसिस वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर साइनाइड लिया तो ब्राइट रेड या पिंक कलर का हो जाएगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड लिया तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। स्मेल ड्यू टू वेरियस पॉइजन्स, अगर वेरियस पॉइजन्स की अलग अलग स्मेल होती है। जैसे फॉस्फोरस लिया है, हैवी मेटल्स लिया है, फॉस्फोरस लिया तो कहीं ना लहसुन जैसी महक आएगी। भांग ली है तो जली हुई रस्सी की तरह महक आएगी। साइनाइड लिया है तो वेटर आलमंड की तरह आएगी, मतलब ऐसा लगेगा तुम्हें बादाम की तरह महक आती है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड लिया तो रॉटेनिक सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आएगी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसमें थे। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग एंड डेथ 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में ही पूछा है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है नॉर्मली। ठीक है, 1-2 बार 10 नंबर में पूछा गया तो इस 10 नंबर के लिए 2-2.5 पन्ना काफ़ी है। देखो अभी इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग इसे डिटेल में क्या क्या पढ़ेंगे और पढ़ेंगे डिटेल में क्या पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री 10 नंबर में आया तो इन तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। ठीक है, हो जाएगा 10 नंबर का आराम से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, पिछले हर पेपर में लगभग पूछा गया, चतुर्विंशति उपक्रम, इसका तो श्लोक ही याद करना है। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मंत्र बनेगा 5 नंबर में, अरिष्ट बंधन बनेगा 5 नंबर में, इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। मतलब ऐसा कोई साल नहीं जब इससे क्वेश्चन ना बनाओ। तो क्या पढ़ते हैं, मंत्र। विशेषतः सर्पदंश में मंत्र चिकित्सा का प्रयोग करते हैं विष भरण के लिए। इसमें होता है मंत्र की सिद्धि के लिए पुरुष को स्त्री मांस मदिरा का साधना काल में परित्याग कर देना चाहिए। साधक को अल्पाहार, पवित्र जीवन और कुश की सैया पर सोना चाहिए। गंध माला उपहार बलि द्वारा देवताओं का पूजन हवन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण विविध करना चाहिए। बिना विधि के स्वर अथवा वर्ण से रहित उच्चारण किए हुए मंत्र असफल होते हैं। इन्होंने कहा मंत्र जो तरीका जैसे कि पूजा करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, वही बताया गया। अरिष्ट बंधन
जिस पुरुष को सर्प आदि विषैले प्राणी ने डस दिया हो उस विष पर ना फैले, इसलिए चिकित्सक उस अरिष्ट बंधन हाथ दबाकर विष के दंश स्थान से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। अरिष्ट बंधन क्या होता है, मतलब जैसे एक सांप ने काटा, मूवी वगैरह में दिखाते हैं, उसके थोड़ा ऊपर हम लोगों को एक बिलित ऊपर, मतलब हाथ से नाप लो, उससे ऊपर एक बिलित हमें वो बांधना है। अरिष्ट बंधन मतलब रस्सी से बांध देना है, ठीक है। किससे बांधना है उसके बारे में भी अभी बताया जाएगा। जिस प्रकार सेतु बंधन कर देने से जलधाला का परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार अरिष्ट बंधन कर देने से विष का निग्रहण हो जाता है। मतलब विष एक जैसे यहाँ हमारे हाथ पे काटा तो हाथ में हमने अरिष्ट बंधन बांध दिया तो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आचार्य चरक ने शाखाओं से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल जहाँ पर काटा है उससे 4 अंगुल ऊपर बांटना चाहिए। और आचार्य भागवत ने कहा 100 मात्रा मतलब 100 तक गिनती गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 तक आप गिनती गिन रहे हो, उससे पहले ही अरिष्ट बंधन कर देना चाहिए। अतः 100 संख्या गिनने में अरिष्ट बंधन, उत्कर्तन, निष्पीड़न और चूषण करना इतनी जल्दी करना है। 100 संख्या गिनने से पहले आपको अरिष्ट बंधन लगाना है, उत्कर्तन वाले काटना है, निष्पीड़न वाला निकालना है, चूषण अगर नहीं निकाला फिर चूस के निकालना है, ठीक है। अरिष्ट बंधन के लिए वस्त्र, चम्रपट्ट, बलकल आदि मृदु वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कोई वस्त्र प्रयोग करना अरिष्ट बंधन के लिए नहीं, रस्सी प्रयोग कर लो, मृदु वस्त्र प्रयोग करना। भाई स्किन है हमारी, स्किन नहीं डैमेज हो जाएगी अगर मतलब बांधना कस के, लेकिन रेशमी मतलब कोई कॉटन की अगर कोई वस्त्र मिल जाए उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। चमड़े का वस्त्र हो जाए वो इस्तेमाल करो। अरिष्ट बंधन मृदु, मसाल एवं मर्म स्थान पर उपयोगी नहीं है। अब कहीं तुम्हारे पेट में काट लिया, पेट में कैसे बांधोगे, मान लो पेट में काट लिया, सीने में काट लिया, ठीक है, तो कैसे काटोगे। वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, उत्कर्षण कर सकते हैं, चूषण कर सकते हैं, निष्पीड़न कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अरिष्ट बंधन उपयोगी नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। देखो अरिष्ट बंधन खुद 5 नंबर में आ जाता है, मंत्र खुद 5 नंबर में आ जाता है। मतलब ये वाला टॉपिक तो इसके अंदर से 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। खुद तो 10 वैसे आपके में मुझे जैसा लग रहा है कि चतुर्विंशति उपक्रम पूरा आएगा 10 नंबर में, जैसा मुझे लग रहा है, पता नहीं भाई, पेपर बनाने वाले की इच्छा है। उत्कर्तन, तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा दंश स्थान पर छोटा चीरा मारकर, बने होता है चीरा लगाना है, इसमें काटकर विष स्थानीय रस रक्त के साथ शरीर से बाहर निकाल दें, इस विधि को उत्कर्तन कहते हैं। यह विधि भेदन या छेदन द्वारा की जाती है। भेदन क्या करना है, देखो या तो उसमें छेद करके निकाल दो, ठीक है, छेद कर दिया आपने किसी सुई वगैरह से निकाल दिया, या फिर भेदन कर दो। भेदन मतलब पूरा अलग कर दो, मतलब चीरा बड़ा सा मारो और अलग कर दो। अंगुली की देखो अगर अंगुली के अग्रभाग में काटा है तो हम लोग भेदन कर देंगे, शरीर में छेदन करके दूषित रक्त को निकाल। अगर अंगुली के सबसे आगे वाले भाग काटो तो भेदन क्या करते हैं, उंगली को काट के हटा देते हैं, ठीक है। निष्पीड़न क्या होता है, निष्पीड़न का अर्थ होता है दबाकर विषयुक्त रक्त को निकालना। मैंने कहा दबा कर रक्त को निकालना है। जिस स्थान पर उत्कर्तन नहीं कर पाते उसके कारण निष्पीड़न से रक्त को निकालना चाहिए। मर्म स्थान पर निष्पीड़न नहीं करना चाहिए। कोई मर्म स्थान है जैसे क्या, हृदय, बस्ती और सिर, यहाँ पर आपको निष्पीड़न निकालना। यहाँ पर फिर वस्त्र कैसे निकालेंगे हम लोग करते हैं, यहाँ पर काकपद लगाते हैं, ठीक है। तो काकपद पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चूषण क्या होता है, चूषण तो सब लोग जानते हैं कि चूषण होता है कैसे, मूवी वगैरह में देखे होगे। मतलब अगर जब मूवी वगैरह देखते हो तो हीरोइन को अगर सांप ने डस लिया तो फिर हीरो बिल्कुल मतलब आराम से चूस के उस विष को निकालता है, सांप वगैरह ने काट लिया, ठीक है, वही होता है चूषण। लेकिन चूषण जैसे मूवी में दिखाया तो वैसे नहीं करते हैं, कुछ औषधियाँ मुँह में भर लेते हैं। देखते हैं अब कैसे किताबी भाषा में क्या लिखा। मुख द्वारा दंश स्थान के विष को चूस कर निकालने को चूषण कहा गया। इस प्रक्रिया के दौरान विष शोषक सामग्रियों का साथ मुंह में भर लेने से चूषण करने वाले मुंह को या शरीर में विष ने हस्तांतरित नहीं होता। आचार्य डढल ने कहा है, काली मिट्टी लो, राख लो, कपड़े सहित गोबर चूर्ण लो, या अगद ले लो, मतलब एंटीडोट ले लो। देखो तुमने क्या लिया, एंटीडोट अपने मुंह में भर लिया, उसके साथ आप चूषण करेंगे। अगर ऐसे आप चूषण करेंगे कहीं नहीं, जो हमारा म्यूकोसा होता है वो भी ऑब्जॉर्वेशन कर लेता है विष का, अगर वो कर लिया तो हमारे अंदर विषाक्त लक्षण आ जाएंगे। तो उससे पहले क्या करना है, एंटीडोट ले लिया आपने मुंह में, उसके बाद आप चूषण कर रहे हैं तो एंटीडोट क्या करेगा, उसे न्यूट्रलाइज कर लेगा, ये कहना है कच। और जैसे चारकोल वगैरह ले लिया, चारकोल क्या करेगा, वो विष को सोख लेगा, तो तुम्हारे मतलब जो म्यूकोसा उसे ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, यही कहा गया है इसमें। अग्निकर्म क्या करते हैं, अग्निकर्म दंश स्थान पर दहन की क्रिया को अग्निकर्म कहलाती है। अग्निकर्म के लिए स्वर्ण या लोह सलाखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अग्निकर्म क्या होता है, जहाँ पर सांप ने काटा वहाँ पर आप रॉड गर्म करके लगानी है, ठीक है, उससे क्या होगा, विष शांत होगा। परिषेक, रक्त के कारण ही संपूर्ण शरीर में विष उस प्रकार फैलता है जैसे एक स्थान पर जली हुई अग्नि वायु से चारों ओर फैला जाती है। अतः शीतल से परिषेक करने पर रक्त स्कंदन हो जाता है, अतः रक्त की गति मंद हो जाती है और मंद होने के कारण विष
भी शांत हो जाता है। परिषेक माने क्या करता है, हमें ठंडे जल से उसे साफ करना है। अब जब सांप काटता है तो क्या होता है, फीवर मतलब हाई टेम्परेचर होता है, तो अगर आप उसे ठंडे पानी से धोएंगे, ठंडे पानी क्या करता है, स्तंभन करता है, तो रक्त को वहीं रोक देगा। रक्त को रोक देगा तो रक्त धीरे धीरे फैलेगा, रक्त धीरे धीरे फैलेगा तो विष भी धीरे धीरे फैलेगा। तब तक आप डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ मतलब अगर कोई भी काटे, जैसे कोई भी कीड़ा काटे तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। खासकर अगर सर्प काट लिया तो जरूर जाना चाहिए। आदमी 3-4 घंटे, देखो सर्प का काटा हुआ वो सर्प के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आदमी नॉर्मली अगर सांप काटता है तो 3-4 घंटे में अगर हॉस्पिटल पहुंच गया है तो बचने के चांसेस हैं। ठीक है, अवगाहन माने क्या होता है, दंश स्थान पर विषगन औषधियों के क्वाथ या तेल में डुबा कर रखना अवगाहन कहलाता है। जैसे जहाँ पर काटा है उसे आराम से विषगन औषधियों में डुबा कर रख रहे हो, तो क्या उससे क्या होगा, जितना भी विष होगा वो अपने आप नष्ट होता रहेगा, अंदर औषधियाँ जाती रहेंगी अंदर। तो रक्त मोषण, रक्त मोषण क्या करते हैं हम लोग, ब्लड प्यूरिफिकेशन, जैसे हीमोडायलिसिस जो मॉडर्न में करते हैं उसी को पुराने में रक्त मोषण कहा गया था। विषाक्त रक्त का निर्हण जलोका भ्रंग सिरावेद से प्रक्षालन के द्वारा रक्त मोषण कहलाता है, क्योंकि रक्त में विष से दूषित हो जाने पर मनुष्य की प्रकृति दूषित हो जाती है, उसमें उसके बाद वह मर जाता है। अतः जहाँ रक्त मोषण विषाक्त रक्त नहीं निकलता वहाँ पर प्रघर्षण से रक्त निकालना चाहिए। ठीक है, प्रघर्षण क्रिया होती है। अरे इसमें मेन बात हीमोडायलिसिस, जैसे हम लोग नहीं करते, जैसे कोई अगर ब्लड में इम्प्योरिटीज आ गई तो हम लोग अशुद्ध ब्लड को निकालते हैं, शुद्ध ब्लड को चलाते हैं। उस समय क्या होता था, अशुद्ध ब्लड को सिर्फ निकाल पाते, चढ़ाने का ऐसा कुछ प्रोसेस था नहीं। तो मतलब जितना भी दुष्ट रक्त हुआ, जैसे मतलब उंगली में काट लिया तो उंगली में काट के आपको बहुत सारा रक्त निकालना है। रक्त मोषण माने का होता है रक्त को निकालना बेसिकली, मतलब आपने लगभग 200 ग्राम तक ब्लड निकाल सकते हो आप, 200-250 ग्राम, 1 अड़ाक तक निकाल सकते हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो 1 अड़ाक तक निकाल सकते हो आप। कुछ था, वमन क्या होता है, प्रथम विष वेग अवस्था में तथा सद्य विष पीत की अवस्था में वमन कराना चाहिए। आमाशयगत विष का प्रधान विषयुक्त शीत ऋतु एवं दंश मंद मूर्छा अवस्था में वमन कराना चाहिए। अगर किसी को मूर्छा वगैरह आ रही तो उसे वमन करा दो, सही हो जाएगा। विरेचन, द्वितीय विष वेगा अवस्था में विरेचन कराना चाहिए। पकवासेगत, देखो उसमें क्या है, आमाशयगत विष को शांत करेगा, ये पकवासेगत अगर लक्षण आ गए, डायरिया वगैरह होने लगी तो आप विरेचन करा दीजिए। तो उस सभी प्रकार के मूषक एवं कीट विषयों में विरेचन करना चाहिए। ये पॉइंट अलग से दिया गया। उपधान माने क्या होता है, उपधान माने होता है, इसे काकपत भी कहते हैं, वैसे मैंने बताया तो काकपत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मस्तक पर काकपत के आकार का छेदन करके उस पर मांस कैसा रखना है, तुम्हें मांस रखना है वैसा वाला जो ब्लड युक्त हो। ठीक है, आकार का छेदन करके उस पर ताज़ा मांस रखते हैं। जब सप्तम वेग मनुष्य मत भ्रत प्रयोग मत मतलब उसकी मति जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है, परंतु असाध्य लक्षण ना दिखाई हैं तो रोगी को मस्तिष्क पर काकपत आकार का छेदन कर उस पर गो अजह मांस आदि का बिल्व प्रमाण यानी कि 48 ग्राम रखें। ये सभी मांस आदि विष का अपशोषण करके अंदर कर लेते हैं। देखो जब मान लो दिमाग पर अगर असर कर रहा है तो क्या करना है, हमें दिमाग पर हल्का, सर के ऊपर हल्का सा चीरा लगाना, चीरा लगा के हमें 48 ग्राम मतलब 48 ग्राम बिल्व प्रमाण के बराबर हमें क्या लेना है, एक मतलब बेल जितना बड़ा होता है, बेल देखे हो गया, बेल के बराबर आपको मांस रखना है। ठीक है, हृदय आवरण क्या करना है, देखो हृदय ही सबसे बड़ा, हृदय को महामूल माना गया। हृदय अगर खत्म हो गया तो पक्का प्राण बनने। तो इसमें हृदय की रक्षा करने के कुछ उपाय बताए गए। क्या करना है हृदय की रक्षा के लिए, आचार्य चक्रपाणि के अनुसार विष को हृदय की रक्षा करने के लिए औषधि उपचार किया जाता है, उसे हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण क्या होता है, मतलब विष से रक्षा करने के लिए हृदय का उपचार करते हैं, तो उसे हृदय आवरण कहते हैं। ठीक है, विषाक्त पुरुष में सर्वप्रथम विष से हृदय की रक्षा करनी चाहिए। उसके रक्षार्थ मधु, गोघृत, मज्जा, दुग्ध, स्वर्णगेरी, गोबर रस, पकुलाख का रस, पकुकोए का ताज़ा रस, बकरे आदि का ग्राम पशुओं का ताज़ा रक्त, गोबर की राख इको यथाशीघ्र पान करावें। विषाक्त की हृदय रक्षा के लिए अजाघृत, अमृत घृत का पान करें, घृत, दही, दुग्ध, मधु व शीतल जल का पान करें। मोर, नेवला, गधा, मृग आदि का मांस या मांस रस का निरंतर सेवन निर्देश विषाक्त का हृदय की रक्षा होती है। इसमें जितने भी मांस में आते हैं, अजहा मांस, अजहा रक्त, और क्या होता है बकरे का मांस, बकरा हो गया, इसमें क्या है
और घृत और दुग्ध पान कराना है। जिससे क्या होता है, घृत क्या होता है, संस्कार अनुवर्तक करना, मतलब विष तुम्हारे अंदर होगा वो उसे खींच के निकाल के विरेचन के थ्रू बाहर निकाल देगा। ठीक है। अंजन क्या होता है, पलकों के नीचे जिसमें सूजन आई हो उसको देखो, अगर क्या होता है, जब आंखें में अंधकार छाने लगे तो हमें अंजन का प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली यही बताया गया। मलिन हो गई, नाना प्रकार के वर्ण दिखाई देते हो, मतलब वो आदमी को चक्कर आ रहा, पहचान ना पा रहा हो, तो उसमें फिर अंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अंजन के लिए अंजन द्रव्य की मात्रा 1 माश होनी चाहिए। 1 माश क्या होता, मतलब वही लगभग 1 से 2 ग्राम लगभग बताएगी। नस्य क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर मस्तिष्क में असर आने लगा तो हम लोग धूम्रपान करते हैं। तो धूम्रपान करने से जब विष सिर में पहुंच जाए, मतलब मस्तिष्क में पहुंच जाए, तो ये नस्य करना चाहिए। ले हमारे चाटने योग्य, अब कई सारे अगत पान होते हैं, जैसे घृत और मधु का सेवन करना है, और अगत पान का भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है। धूम पढ़ा चुका हूँ, नस्य और धूम्रपान लगभग एक ही जैसा है। जिस विषयों में स्वेदन का निषेध है वहाँ धूम्रपान प्रयोग करना चाहिए। जिसमें स्वेदन नहीं कर सकते उनमें धूम्रपान करना चाहिए। इसके लिए शिखी, इसका हम लोग पढ़ने औसत विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं हैं, जैसे लेह गुटिका। औसत में क्या करते हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो देंगे। ठीक है। अंजन, पया, बिलेपी, कषाय आदि विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग किए जाते हैं। आचार्य सूत्र के अनुसार औसत द्रव्य 4 मास देना चाहिए, 4 मास के बराबर देना चाहिए। प्रशमन माने कटभी, मरीच, कटफल चूर्ण आदि तीक्ष्ण द्रव्यों का चूर्ण बनाकर रोगी की नासिका में फूंक मारकर किया जाना प्रधमन कहलाता है। इसे ऊर्ध्वजतुगत विकारों की शांति होती है। मतलब तुमने बहुत तीक्ष्ण ली, आदमी को बहुत चक्कर आ रहा है, आराम से उसके बहुत तीक्ष्ण ली औषधि और नाक में डाल दी। नाक में डालने से क्या होगा, इरिटेशन होगा, जिससे वो सो नहीं पाएगा। और सांप के विष में सोना नहीं चाहिए, जैसे पुराने विधि। अब तो आजकल तो खूब एंटीडोट आ गए हैं मॉडर्न में। प्रतिसारण क्या होता है, दंश स्थान पर चूर्ण को रगड़कर रक्त संचार की वृद्धि करना प्रतिसारण कहलाता है। जब सर्प द्वारा डसे जाने के कारण रक्त नहीं निकलता है, तब शुंठी, मारीच, पिपली यानी त्रिकटु, ग्रहधूम, पंचलवण, बृहति का चूर्ण रगड़कर रक्त संचारण में वृद्धि करनी चाहिए। देखो, जो तुमने अगर मान लो रक्त ऐसा हुआ जैसे तुम्हें काटा है न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, ब्लड के चकत्ते बना देता है। ब्लड के चकत्ते बन गए तो प्रतिसारण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रतिसारण से क्या होता है, वो रक्त निकल ही नहीं रहा है, मतलब पूरे चकत्ते जम रहे हैं पूरे बॉडी में। तो वो दंश स्थान पर हमने खूब रगड़ दिया इन चूर्ण को, शुंठी, मारीच, पिपली, शुंठी मतलब त्रिकटु, और क्या त्रिकटु और ग्रहधूम। ग्रहधूम क्या होता है, मतलब वो ग्रहधूम, पंचलवण सेंधव, सोरवांचल, विडरोमक, समुद्र, 5 लवणों और बृहति का चूर्ण, इन सब का चूर्ण लिया और चूर्ण को लगल कर वहाँ का सर्कुलेशन ठीक किया, जिससे क्या वो दूषित रक्त निकले। प्रतिविष क्या होता है, एंटीडोट होता है। जब विष का समन करने से सभी उपक्रम निष्फल हो जाते हैं, तब वैद्य को पंचम वेग में के बाद सप्तम वेग में प्रतिविष का प्रयोग व्यक्ति की घरवालों को बताकर करना चाहिए। अगर आप एंटीडोट का इस्तेमाल करें तो घरवालों से परमिशन ले लें। ठीक है। जब भी आप विष का पेशेंट आए तो पहले उसने लिखवा लें भाई। स्थावर में जंगम विष का प्रयोग करते हैं, और जंगम विष में स्थावर विष का, मतलब जो विष है उसका उल्टा करते हैं। ठीक है। जैसे नहीं आदमी नहीं कहता विष को मारता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अगर मैक्सिमम आवर मात्रा 4 करते हैं, 8 करते हैं, और 4, 6, 8, 4 यव, 6 यव और 8 यव। कीट विष में 2 यव करते हैं, और वृक्षिक विष में तिल मात्र करते हैं। ठीक है। लूता विष में अगदों का सेवन निरर्थक कहा गया, लूता विष में नहीं करना चाहिए। संज्ञा का स्थापन करना है। ठीक है। संज्ञा का मतलब अगर मेमोरी से कोई रिलेटेड मतलब डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे उसे सही से समझ नहीं पा रहा, सही से देख नहीं पा रहा, तो उसके लिए संज्ञा स्थापन होता है। इसका प्रयोग मूर्छित व्यक्ति में चेतना को लाने के लिए करते हैं। देखो मैंने कहा सही से सुन नहीं पा रहा, सही से मतलब उसे चेतना नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है बाहर, तो उसे संज्ञा, फिर उसकी संज्ञा को वापस लाना होगा ना। संज्ञा नष्ट हो गई तो आदमी के प्राण चले जाते हैं, फिर आदमी पागल हो जाएगा, क्या फ़ायदा है इलाज करने से। हल्दी, मंजिष्ठा, मारीच, पिपली के चूर्ण को गोपित्त इसमें मिलाकर पान करना, मतलब एक तरीके से गोदूध में मिलाकर पान करना चाहिए। इन द्रव्यों का अंजन, अश्वचेतन भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहो तो आप इनका अंजन या अश्वचेतन भी प्रयोग कर सकते हैं। अश्वचेतन क्या होता है, आंखों को प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंजन तो जानते ही हो गया, काजल वगैरह। लेप क्या होना है, विषघन औषधियों का लेप लगाना, इससे क्या होता है, विष की शांति होती है, यही बताया गया होगा। इसमें विषघन औषधियों का कल बनाकर इस दंश स्थान पर लेप करें। कीट विष में दंश स्थान पर क्षीर वृक्ष की त्वक का लेप लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। मृत संजीवनी का वर्णन प्राचीन काल में किया गया। मृत संजीवनी जब हमारे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, मृत संजीवनी आई थी, तो वहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है। अभी तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मृत संजीवनी हो, लेकिन मृत संजीवनी को देखो, यह प्राचीन काल विद्या है जिसमें मृत प्रत्य व्यक्ति के प्राणों का संचार किया था। चरक संहिता में ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित मृत संजीवनी
अगध का वर्णन किया। देखो चरक संहिता में ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित मृत संजीवनी का वर्णन किया। बेसिकली ये ऐसी होगी कहीं ना कहीं अगर हल्का पॉइजन हो तो प्राण का संचार तो नहीं कर पाएगी, जैसे लक्ष्मण जी का हुआ था उस समय के वैद्य इतने मतलब इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे कि कहीं ना कहीं आदमी अगर मर चुका है, बिल्कुल खाली नाड़ी चल रही, तब भी आदमी को मतलब जिंदा कर देते। सोचो हमारी साइंस कितनी आगे थी। लोग कहते हैं मॉडर्न आगे, मॉडर्न आगे। इस अगध के पास रखने से अकाल में मृत्यु, जल में डूबने और कृत्रिम विषयों से रक्षा की जाती है। किसमें कर सकते हैं? अकाल मृत्यु अगर कोई मर रहा है तो उसे बचा सकते हैं, जल में डूबने से मर रहा है, और कृत्रिम विषयों अगर किसी ने कोई मतलब आर्सेनिक वगैरह पिला दिया तब भी उससे भी रक्षा की जाती है। इस तरह